हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज को मैं आपको पर्यावरण अध्ययन का अपना पार्ट 3 लेके आया हूँ, चैप्टर 3, जो आपका जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी। मैं आपको चैप्टर वाइज वन लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपको अच्छे से एग्जाम में प्रिपरेशन हो सके। मैं आपको ईवीएस के क्वेश्चन, पैथोलॉजी, जो बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन, शिक्षा के उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपके चैनल पे हैं। वो चैनल आपका है एसआरएन क्लासेस, जिस पे सारे वन लेवल क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से वीडियो आपको देखने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पार्ट फर्स्ट। दो वीडियो मैं इसके बनाऊंगा, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। ठीक है, एक बार जरूर देख लें, एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। वन लेवल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेके आए हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। स्टार्ट करते हैं अब, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता में रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। किसमें किया जाता है? इन सीटू संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पहला क्वेश्चन आपको आता होगा। चलते देखें सेकंड क्वेश्चन। देखिए, ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। प्राकृतिक के संरक्षण को, ठीक है, किसको करता है? प्रकृति के संरक्षण को जो है वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो, इसलिए यह ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है। अब ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगली स्लाइड में, ट्रैफिक मिशन की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है, किसका है? WWF और IUCN का। WWF क्या है, इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि WWF क्या है। IUCN का और WWF का ये जो है गठबंधन है ट्रैफिक, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगला पॉइंट देखिए, जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार प्रजातियों की श्रेणी की, ठीक है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के द्वारा जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। चलते अपने अगले पॉइंट की तरफ, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सारे पॉइंट क्लियर करते हैं। लीजिए, जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए, जैव विविधता को 3 श्रेणी बांटा गया है। पहली कौन सी है? पहली आपकी अल्फा है, दूसरी कौन सी बीटा है, तीसरी कौन सी है? गामा श्रेणी में विभाजित किया गया है। यह विभाजन 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में इसको किया गया था। किसने किया था? ये थे व्हिटेकर ने इसको विभाजन किया था। तो यहां से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैव विविधता का अर्थ है एक निश्चित क्षेत्र में किसी विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का। क्या अर्थ है? एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का। यह क्या है? जैव विविधता का इसका सामान्य सा अर्थ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये पॉइंट भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां से चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, आइए देखते हैं। देखिए, आनुवांशिक जाति समुदाय व परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। क्या करती है? जैव विविधता। ये सब आपके उसी के पॉइंट हैं, उसी चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी, उसी के वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ अलग से नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान से करिए। 2 से 3 वीडियो मैं इसके अपलोड करूंगा, जिससे आपको सारे वीडियो क्लियर हो जाएं, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। आइए देखिए, आनुवांशिक जाति समुदाय व परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। कौन? जैव विविधता। तो कोशिश करिए कि आप पूरा वीडियो देखिए, इससे सारे पॉइंट क्लियर हो जाए, बीच में स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। अगला देखिए पॉइंट, जैव विविधता के नाश का कारण है, क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। ठीक है,
अगर जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा, वनों का नाश होगा, तो क्या होगा, जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण यही है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है वो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अभी से बता रहा हूं, अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश। ठीक है, ये क्या है, जैव विविधता का कम होने का मुख्य कारण है। सारे क्वेश्चन उसी पॉइंट पे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। इन्होंने 3 चीज बताई थी, वैश्विक तापमान का बढ़ना, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। अगर होता है किसी जगह पर तो क्या होगा, वो जैव विविधता के लिए संकट पॉसिबल है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता के संकट हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट इन्होंने कहा था, वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। तो जैव विविधता के प्रमुख कारण 3 बताए हैं। चलते हैं अगले पॉइंट देखिए, जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति के विनाश तथा झूम खेती। ठीक है, झूम खेती क्या होती है, जो पहाड़ों पर की जाती है, झूम खेती। जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ठीक है, ये आपके जैव विविधता के लिए सबसे बड़े कारण हैं। अब बात करते हैं झूम खेती क्या है, इसके बारे में। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। क्या है? अवैज्ञानिक तरीका है, इसे कहते हैं झूम खेती। ठीक है, ये आपकी प्रचलित है देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में। पूर्व मतलब क्या होगा, जहाँ पे आपका इधर आपका पड़ता है मिजोरम है, तेलंगाना, नागालैंड इस साइड है, जो आपका पूर्व में है वो हिस्सा आपका। ठीक है, वो पूर्वी है, उत्तर पूर्वी हिस्से में झूम खेती की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है। क्या है? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय। ठीक है, क्या है? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट जो है आपके। जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। अगला पॉइंट देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। तो इस चीज़ की यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जैव विविधता जो है हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं होते हैं पाए, बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेश क्या होते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कौन से हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉट स्पॉट स्थल कौन कौन से हैं, मैं इनकी बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। पहला क्या है? पूर्वी हिमालय। दूसरा क्या है? पश्चिमी घाट। तीसरा क्या है? म्यांमार भारत सीमा और एवं सुंडालैंड। ठीक है, ये आपके 4 ठीक हॉटस्पॉट हुए, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। ये आपके जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट स्थल हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है? वो आपका पश्चिमी घाट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस पॉइंट को भी आप समझ लीजिए। अगला देखिए, हॉटस्पॉट शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम 1988 में किया गया। किसके द्वारा? नॉर्मन मायर्स ने। किसने किया? नॉर्मन मायर्स ने। हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग
वर्ष 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया। इसका मतलब होता है हॉटस्पॉट का कि जहाँ पे बहुत अधिकता हो उस चीज़ की। ठीक है, आजकल तो पता होगा आपको कि भारत देश में भी कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है और पूरे विश्व तो है ही है। तो हॉट स्पॉट आप इस अच्छे समझते हैं क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। समझ में आ गया होगा। जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। इसको ज़रा डिस्क्राइब की जरूरत नहीं है आजकल। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, कौन सा है? सिकाय। सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम क्या है? सिकाया। चलते हैं अगला पॉइंट। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। ठीक है, 50 वर्षों से। अगर 50 वर्षों से कोई चीज़ नहीं आपको अवेलेबल है, जो रिसर्च होती है, तो कहा जाता है कि ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई। कब से कब तक? 50 वर्षों से। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। ठीक है, क्या चीज़ है? बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच और आनुवंशिक भिन्नता की कमी। चलते अगले पॉइंट की तरफ। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्या नहीं है? व्यापक निचित। ठीक है, बोर्ड नीची। अगला पॉइंट देखिए। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN, मैंने अभी आपको ऊपर फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन में क्लियर किया है IUCN क्या है। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा विलुप्त की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। किसमें की जाती है? रेड डाटा बुक्स में। रेड डाटा बुक्स का मतलब होता है जहाँ पे जो चीज़ विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पे है, जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उसको रेड डाटा बुक्स में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके? IUCN। फिर समझ लीजिए, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्त की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। किसमें की जाती है? रेड डाटा बुक। अगला पॉइंट देखिए। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंध है IUCN का। ठीक है, IUCN का रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंध है, यही प्रसारित करती है। अगला देखिए। प्राणी समूह जो संकटपन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा एवं एशियाई वन्य गधा। ठीक है, समझ लीजिए, प्राणी समूह जो संकटपन जातियों के संवर्ग में आता है। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। तो ये भी आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ, ध्यान समझिएगा इस चीज को। देखिए, सोन चिड़ैया नाम सुना होगा अच्छे से। सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और स्लेटी टिहरी। ठीक है, अति संकटग्रस्त श्रेणी में कस्तूरी मृग, संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई वन गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है। किस श्रेणी में? संकटग्रस्त श्रेणी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा पॉइंट इसी में क्लियर कर दिया गया। फिर समझ लीजिए एक बार स्टार्टिंग से। सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और स्लेटी टिहरी अति संकट श्रेणी में आते हैं। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में
और एशियाई वनगधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा आपका संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट देखिए, गोल्डन ओरिओल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फेंटल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटपन किस्म है। किसमें? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया क्या है। अगला देखिए, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। इसका कारण क्या है? आइए बात करते हैं। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। समझ में आ गया इस चीज़ को? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों होता है ऐसा? पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है, वनों की कटाई हो रही है। इस टाइप से कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी संकट की बात है। अगला देखिए, उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। क्या नहीं है? ये आपका बंजर भूमि वनीकरण। ठीक है, बंजर भूमि वनीकरण जो है आपका उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। अगला देखिए, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है। कौन सा कारक है? जैव विविधता के ह्रास के लिए। किसके लिए शामिल है? जैव विविधता के ह्रास के लिए। अगला पॉइंट देखिए, आई थिंक ये आपका लास्ट पॉइंट है। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का संवर्ग माना जाता है। कौन सा है? वो है आपका सिक्किम राज्य। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।